रजत सुबह सुबह अपने दोस्त विनीत को कॉल करता है और उससे बोलता है। भाई तू आज क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, बस रोज की तरह फ्री बैठा हूँ। तू बता। यार आज मैं अपनी बंदी को मूवी दिखाने ले जा रहा था। काफी दिनों से वह बोल रही थी कि अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाओ, तो एक काम कर तू भी आज आजा हमारे साथ मूवी देखने के लिए। भाई कैसी बात कर रहा है तू? मैं जाऊंगा ना कबाब में हड्डी लगूंगा। और वैसे भी मूवी तो देखनी है तो तुम लोग देखो ना, मैं भाभी से कभी और मिलूंगा। अरे आजा यार, कंपनी मिल जाएगी तेरे भाई को भी। इतना कहकर रजत फोन रख देता है, जिसके बाद रजत अपनी गर्लफ्रेंड मनीषा को फोन करता है और उसे पिक करने के लिए उसके घर के बाहर जाता है। रजत और मनीषा पैसिफिक मॉल में जाते हैं, जहां पर अच्छे से बन कर खड़ा हुआ विनीत उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। रजत विनीत को देखकर दूर से हाथ हिलाता है। तभी विनीत उनके पास आता है और रजत बोलता है। मनीषा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है विनीत। हेलो विनीत। हेलो मनीषा जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अरे अब ये हेलो हाय बाद में करते रहना, मूवी का टाइम हो रहा है, चलो मूवी देखते हैं। इतना कहकर रजत सिक्योरिटी गार्ड को ऑनलाइन अपने फोन में हुई टिकट दिखाता है और सभी लोग थिएटर में मूवी देखने के लिए एंट्री करते हैं। पूरी मूवी में रजत, मनीष और विनीत आपस में खूब बातें करते हैं। मूवी खत्म होने के बाद तीनों फूड कोर्ट में बैठे होते हैं। तभी रजत खाने का ऑर्डर देने के लिए चला जाता है और मनीषा विनीत से कहती है। तो विनीत, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं आए? कौन सी गर्लफ्रेंड होगी मेरी? मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मैं अकेला हूँ, सिंगल हूँ। अरे कितना झूठ बोलते हो। आज के समय में कोई ऐसा अकेला हो ही नहीं सकता है। 2-3 गर्लफ्रेंड तो सबके पास होगी। अरे मैं सच कह रहा हूँ, अभी तक सिंगल हूँ। कोई अच्छी सी, प्यारी सी, क्यूट सी मिली ही नहीं। मेरी जैसी। आप ना फंसा रही हो मुझे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी होती ना कोई, तो मैं तो उसको सराखों पर बिठा के रखता। जो वो मांगती उसको ला कर देता। जितना टाइम चाहिए होता मैं उतना टाइम देता। वो जो कहती मैं वो सब करता। वाओ, तुम्हारे फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं। एक तुम्हारा दोस्त है, ये मुझसे प्यार कम लड़ता ज्यादा है। कभी कभी तो दिल करता है कि ब्रेकअप कर लो इससे। तुम तो जानते हो ना कि दिल मानता ही नहीं है। विनीत को मनीषा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ ही देर में रजत वहां पर आ जाता है और सभी लोग बैठकर अपना खाना एंजॉय करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रजत मनीषा के साथ जाता तो वो विनीत को भी बुला लिया करता, जिस बात से विनीत को मनीषा से एक अजीब सा लगाव होने लगा था। ऐसे एक दिन रजत मनीषा को कॉल करता है। यार मैं आज तुम्हारे साथ जा नहीं पाऊंगा शॉपिंग पर, सॉरी, तुम अकेले ही चले जाओ। अच्छा ठीक है। या फिर तुम एक काम करो, तुम विनीत को ले जाओ, वह आज फ्री होगा, मुझे कॉल भी कर रहा था। मैं उसे बोल देता हूँ, वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। अरे छोड़ो यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे अकेली जाकर क्या ही करोगी, चले जाओ उसके साथ। इतना कहकर रजत कॉन्फ्रेंस कॉल पर विनीत को भी ले लेता है और मनीषा से उसकी बात करवा देता है और दोनों को साथ में शॉपिंग के लिए भी भेज देता है। शॉपिंग करते हुए विनीत मनीषा से बोलता है। क्या वो मनीषा, कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, बस ऐसा ही कुछ सोच रही थी। क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो? कुछ खास नहीं यार, बस रजत के बारे में सोच रही हूँ। जब भी मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने की बात करती हूँ तो वो टाल देता है। अगर ऐसा ही चला ना तो ये रिलेशनशिप खराब हो सकता है। अच्छा, सो यू वांट टू से दैट यू फील अलोन? इन शॉर्ट यू आर राइट। अगर जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम मुझे बता सकती हो। अच्छा दोस्त समझ कर ही बता दो। अच्छा चलो, तुम मत बताओ, लेकिन तुम जो बोलोगी ना मैं वो कर सकता हूँ। करके दिखाऊं कुछ? सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। इतना कहकर मनीषा प्यार से विनीत के गाल को पिंच कर देती है और विनीत के आसपास रंग बिरंगे दिल हवा में उड़ने लगते हैं। अब विनीत को मनीषा के साथ टाइम स्पेंड करना और उससे बातें करना और उसकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही एक दिन रजत और विनीत एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी रजत बोलता है। भाई मन कर रहा है ब्रेकअप कर लूं बंदी से। भाई ऐसे क्यों, क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं यार, पिछले 5 सालों से डेट कर रहा हूँ, कुछ नया ट्राई करता हूँ। भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है? उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। वो कितनी मासूम और प्यारी है। अबे कहाँ से मासूम है, सारा दिन बच्चे, यह बच्चे, बेबी, ये वो। अब मैं खुद इस दुनिया में बेबी लाने की उम्र वाला हूँ और वह मुझे अपना बेबी बनाकर बैठी हुई है। भाई वो तुझसे बहुत प्यार करती है, उसका दिल मत तोड़। कितना रोएगी वो, ऐसा मत कर भाई। तुझे बड़ा तरस आ रहा है उसके ऊपर? तेरा चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा क्या उसके साथ? साले दोस्तों को दोस्ती में धोखा नहीं देना चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड पर बुरी नीयत मत रखना तू। अरे भाई तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस तुझको समझा रहा हूँ कि ब्रेकअप मत कर। अच्छी लड़कियां ना ढूंढने से भी नहीं मिलती। अगर इसने उससे ब्रेकअप किया तो उसका दिल टूट जाएगा और ये रिश्ता भी। और जब इनका रिश्ता टूट जाएगा
तो मैं उससे किस मुंह से बात करूंगा? नहीं नहीं, अगर ये अलग हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी भलाई तो इसी में है, इनको अलग ना होने दूं। ऐसे ही दोनों ड्रिंक करके काफी ज्यादा बातें करते हैं और फिर वहीं पर ढेर होकर सो जाते हैं। इसके बाद एक दिन विनीत, रजत और मनीषा तीनों एक ही पार्टी में जाते हैं और मनीषा बहुत ही सुंदर तरीके से रेडी होकर पार्टी में जाती है और सबके सामने जाकर बोलती है, कैसी लग रही हूँ रजत मैं? वैसे जैसी रोज लगती हो। कुछ तो नोटिस करो, समथिंग स्पेशल देखो। यार कोई काम धाम नहीं है क्या? बोल तो दिया जैसी रोज लगती हो वैसी ही लग रही हो। अब हर दिन एक इंसान का मैं चेहरा देखूंगा अगर, तो वो कोई चेहरा बदल थोड़ी जाएगा। तुम लड़की हो, चांद नहीं जो 15 दिन में बढ़ोगी फिर 15 दिन में घटोगी। रजत की बातें सुनकर मनीषा को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विनीत को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। रोते हुए मनीषा पार्टी से बाहर चली जाती है और विनीत भागते हुए उसके पीछे जाता है और उससे बोलता है, मनीषा चुप हो जाओ। अरे रजत की बातों का बुरा क्यों मानती हो तुम? जाओ विनीत यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। रजत खुद नहीं आ सका तो उसने तुम्हें भेज दिया सॉरी बोलने के लिए। मैं उसका सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। नहीं, मुझे उसने नहीं भेजा, मैं खुद आया हूँ। प्लीज आप सेट मत हो यार, ऐसे रोते धोते ना तुम अच्छी नहीं लगती। तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारी नहीं। यार पर तुम भी तो मेरी दोस्त हो ना, और दोस्त के नाते मुझे भी तकलीफ हो रही है। मत रो ना, अगर तुम ऐसे रोना धोना करोगी ना तो फिर तुम्हारा इतना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। और वैसे तुम बिना मेकअप की ना अच्छी नहीं लगोगी। अरे थोड़ा बहुत जो मेकअप में पैसे लगे हैं ना उसको तो वसूल करो। अरे क्यों खराब कर रही हो मेकअप? अरे अरे मत रो यार, अरे हमेशा तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। इतना बोलकर विनीत मनीषा के कंधे पर हाथ रखता है और मनीषा पलटकर उससे हग कर लेती है और उससे बोलती है, तुम कितने अच्छे हो यार, थैंक यू मेरा मूड अच्छा करने के लिए। इतना कहकर मनीषा चली जाती है, पर विनीत वहीं खुशी में बर्फ की तरह जम जाता है। धीरे धीरे विनीत का मनीषा से लगाव बढ़ता ही जा रहा था। विनीत मनीषा की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखने लगा था और उसे जितना हो सके उतना खुश रखने की कोशिश करता। मनीषा को भी विनीत के साथ रहना अब अच्छा लगने लगा था, पर रजत को इन दोनों को देखकर साथ में थोड़ी जलन महसूस होने लगी थी। ऐसे ही रजत का बर्थडे आता है और मनीषा उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने का प्लान बनाती है, जिसकी प्रैक्टिस करते हुए, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ। तुमने बेशक मुझे थोड़ा समय दिया है, लेकिन जितना भी दिया है मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। आई फील सो हैप्पी कि भगवान ने हम दोनों को मिलाया। अब जल्दी से तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो। मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। आई लव यू। मनीषा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सारी बातें रजत सुन लेता है और खींचकर विनीत को जोरदार थप्पड़ लगाता है और उससे बोलता है, साले दिखा दी ना तूने अपना असली रंग। उस दिन तो बड़ा देवता बन रहा था, यह मत कर वह मत कर, और आज तू खुद क्या कर रहा है? मेरे पीठ पीछे मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर शादी की तैयारी कर रहा है। इतना लगाव हो गया तुझे उस मनीषा से, और तुम भी इतनी गिरी हुई निकली, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। भाई ऐसा नहीं है, ये सब जो तूने देखा है ना वो ऐसा नहीं है जैसा तू समझ रहा है। झूठ मत बोलो तुम दोनों, मैंने सब कुछ देख भी लिया है और सुन भी लिया है कि तुम दोनों इतने दिनों से चुप चुप कर घूम रहे थे, मिल रहे थे। मुझे अब सब कुछ पता चल चुका है। ऐसे ही रजत लगातार बोलता चला जाता है। तभी मनीषा उसे चुप करवाती है और सारी बातें बताती है। इसके बाद विनीत बोलता है, भाई मैं गद्दारी क्यों करूंगा तेरे साथ? मैं तेरे और मनीषा के मुंह पे कहता हूँ कि मुझे वो अच्छी लगती है, लेकिन बस एक अटैचमेंट तक। लेकिन वैसा अटैचमेंट नहीं है जैसा तू सोच रहा है। एक दोस्त होने के नाते दूसरे दोस्त की केयर करना या फिर उसकी परवाह करना, जैसे मैं तेरी भी करता हूँ भाई। हम बस एक अच्छे दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तू समझ रहा था, समझा? और ये सब कुछ भी जो हम कर रहे हैं ना वो सब तेरे बर्थडे की प्लानिंग के लिए कर रहे थे, और तूने उसे देखा और सुना और कुछ और ही सोच लिया। यार मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। मैं तेरे पर हाथ उठाया बिना कुछ सोचे समझे। कोई बात नहीं यार, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ ना कि तुम दोनों साथ में खुश रहो, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। विनीत की बात सुनकर रजत और मनीषा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और विनीत वहाँ से जाते जाते पीछे पलट कर देखता है और बोलता है, यार आज तो बात संभल गई, लेकिन इस लगाव के चक्कर में ना आगे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसको ज्यादा आगे ना बढ़ने दिया जाए तो ही ठीक है, वरना मेरा ये लगाव है ना इन दोनों के बीच में आग लगा देगा, और मेरी कुछ फीलिंग्स जो भी है दोस्ती तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। एक गांव में रीता अपने बच्चे के साथ रहती थी। रीता के पति एक हादसे में भगवान को प्यारे हो गए थे। रीता गरीबी के कारण अपनी बेटी सोनम को अच्छे से पढ़ा नहीं पाती। समय बीतता है, सोनम बड़ी हो जाती है, लेकिन उसका भाई धीरज अभी सिर्फ 7 साल का ही होता है। माँ, धीरज अभी छोटा है। मैं नहीं चाहती जिस प्रकार मेरी पढ़ाई ना हो सकी वैसे ही मेरे भाई की पढ़ाई ना हो।
मैं चाहती हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे और कुछ अच्छा बने। लेकिन बेटा, मैं धीरज को कैसे पढ़ा सकती हूँ? मैं जितना कमाती हूँ उसमें पेट ही भर जाए वही बड़ी बात है। उसमें मैं पढ़ा कैसे सकती हूँ? हाँ माँ, लेकिन अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हमेशा गरीब ही रहेंगे, जिसकी वजह से धीरज ना तो पढ़ पाएगा और ना हमारे घर का कुछ हो पाएगा। उसके लिए तो हमें कुछ करना चाहिए ना, जिससे उसका भविष्य भी अच्छा हो जाए और हम गरीबी से भी उभर आए। तुझे तो पता है हमारे समाज में लड़कियों का काम करना कितना बुरा माना जाता है। अगर तू काम करने जाएगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे और बोलेंगे रीता की बेटी क्या ही काम करती है। माँ, आप लोगों के बारे में मत सोचो। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन जब हम भूखे होते हैं तो कोई हमें खाना थोड़ी ना दे देता है, और ना ही कोई हमारे बारे में उस टाइम सोचता है। तो हम किस समाज के बारे में सोचे? हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए। तेरा कहना तो सही है, लेकिन तू करेगी क्या? ना तो तू पढ़ी लिखी है, ना तुझे कोई काम आता है, तो तुझे कहीं काम मिलेगा कैसे? और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम कोई नया काम शुरू कर सके। उसकी चिंता माँ आप मत करिए। मेरी एक सहेली है, मैं उससे बात करके देखती हूँ। वो अच्छी खासी अमीर भी है, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। जा अभी बाजार से सब्जी ले आ, फिर अपनी सहेली के घर चली जाना। सोनम बाजार सब्जी लेने जाती है। तभी वो बाजार में दुकान पर देखकर सोचती है और खुद से बातें करने लगती है। अगर मैं दुकान खोल लूँ तो मुझे कोई पढ़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बाजार में काफी दुकान है, मुझे कोई ऐसी दुकान खोलनी चाहिए जो बाजार में हो ही ना, और कम से कम मेरा सामान ज्यादा बिके। ये सब सोचकर सोनम वहाँ से सब्जी लेकर घर आती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि पड़ोस की आंटी उसके घर आई हुई है और उसकी माँ से बातें कर रही हैं। नालायक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहू को धोखा देगा। अरे कमी क्या है मेरी बहू में, जो तू उस चुड़ैल के पीछे पड़ा रहता है। अच्छा हुआ कि मैंने तेरी शादी उस लड़की से नहीं करवाई, वरना मेरा घर तो बर्बाद ही हो जाता। अरे माँ, आप भी रूबी की बातों में आ गईं। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े, और ना ही मैं रूबी को धोखा दे रहा हूँ। सोनम ये सब बातें सुनती है और सोचती है क्यों ना मैं एक जूस की दुकान ही खोल लूं। बाजार में दुकान भी नहीं है और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और ना ही इसमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। माँ, आंटी ना सही बोल रही है। आंटी की बातें सुनकर मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्यों ना जूस की दुकान खोल लूं। बाजार में एक भी दुकान नहीं है जूस की, और लोगों को जूस पीने की जरूरत भी पड़ती है। जूस की दुकान? पर हम बनाएंगे कैसे? जूस की दुकान के लिए तो काफी सामान लगता है, जैसे जूसर, और फल लेने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे हमें। ये काम हमसे नहीं होगा, तू ज्यादा मत सोच। सही तो बोल रही है तेरी बेटी, और उसमें बुराई क्या है? मेरे पास जूसर है, वो तू ले लियो, लेकिन फल कहाँ से लेके आएगी? उसके लिए तो काफी पैसे लगेंगे, और वो मेरे पास नहीं है। तू किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती जो तुझे पैसे दे दे और बाद में तू उसे वापस दे दियो। आंटी, मैं जानती हूँ, मेरी एक सहेली है जो मुझे पैसे दे देगी। आंटी, आप हमें जूसर दे दीजिए, बाकी मैं उससे पैसे ले लूंगी। कुछ देर बाद सोनम अपनी सहेली के घर जाती है, लेकिन उसके घर पे ताला लगा होता है। तभी सोनम उसे देखने बाजार जाती है। सोनम को वो कहीं नहीं मिलती। फिर सोनम अपने घर वापस आ जाती है। सोनम उदास हो जाती है। उसको उदास देखकर उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ? तू तो अपनी सहेली वंदना के घर गई थी ना, तो तू वापस क्यों आ गई? और तू उदास क्यों है? कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। वो ना वंदना घर पे नहीं मिली। मैंने उसे सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं किसी और को जानती भी नहीं हूँ जो मुझे पैसे दे दे। कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेंगे, तू चिंता मत कर। मैं देखती हूँ कहीं से पैसे मिल जाए तो। माँ, अगर पैसे नहीं मिले तो मैं दुकान कैसे खोल पाऊंगी? और फिर धीरज की पढ़ाई का क्या होगा? हमारे घर का क्या होगा? क्या हम ऐसे ही गरीब रहेंगे हमेशा? मेरा भाई कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। दीदी, आप ना चिंता मत करो। मैं बड़ा होकर ना बहुत पैसे कमाऊंगा और आपको सारे पैसे ला कर दूंगा। फिर आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे। तू अभी बहुत छोटा है और मुझे पैसे अपने लिए नहीं, तेरी पढ़ाई के लिए चाहिए, ताकि तू बड़ा होके कुछ अच्छा काम कर सके। दिन बीतते हैं और बीतते समय के साथ रूबी का अपने पति पर शक कम होने की जगह और भी बढ़ता जाता है। साथ ही वो जब भी अपनी सोतन को ब्रांडेड साड़ी में देखती तो उसका सीधा शक अपने पति पर ही जाता। सोनम, कल तू मेरे घर आई थी। मुझे पड़ोस की आंटी ने बताया कि तू आई थी। वो कल मैं अपनी मौसी के घर गई थी, इसलिए घर पर ताला लगा दिया था। मैं शाम को ही आई हूँ। हाँ, आई तो थी, वो मुझे कुछ काम था। क्या काम था? और तू इतने धीरे क्यों बोल रही है? क्या हुआ है? कोई बात है क्या? मुझे बता,
मुझे तू थोड़ी परेशान सी लग रही है, किसी ने कुछ कहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तू दे देगी? मैं कुछ दिनों में ही लौटा दूंगी जब मेरे पास आएंगे तो। तू भी ना कैसी बातें करती है, भला मैं तुझे मना कर सकती हूँ क्या? तुझे पैसे किस लिए चाहिए, कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, वो ना धीरज की पढ़ाई के लिए घर में पैसे नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कोई काम ही कर लेती हूँ जिससे घर भी चलता रहेगा और धीरज की पढ़ाई भी होती रहेगी। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे एप्पल की जूस की दुकान खोलूं, और वैसे भी बाजार में कोई जूस की दुकान है ही नहीं। अगले ही दिन वंदना सोनम को पैसे लाकर देती है। सोनम एप्पल के जूस की दुकान खोलती है। सोनम रोज जूस बनाकर रखती, लेकिन जब तक वो बेचने जाती जूस हमेशा कम हो जाता, जिसकी वजह से सोनम के पैसे नहीं बच रहे थे। सोनम बहुत परेशान थी कि जूस खत्म हो जाता है लेकिन पैसे नहीं बचते। एक दिन सोनम जूस बनाकर रख जाती है, तभी वो देखती है कि उसका भाई धीरज जूस की तरफ जा रहा होता है। सोनम एक जगह खड़ी होकर देख रही होती है। वो देखती है कि धीरज जूस निकालकर पी रहा होता है। तभी सोनम वहाँ आ जाती है। ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता है ना कि मैंने पैसे उधार लिए हैं दुकान के लिए, तेरी वजह से पैसे नहीं बच रहे हैं, और पैसे नहीं बचे तो तेरी पढ़ाई कैसे होगी? तो फिर पढ़ाई कैसे करेगा? मैं तेरे लिए सब कुछ कर रही हूँ और तू है कि मेरी जूस की चोरी कर रहा है। सॉरी दीदी, वो मुझे ना जूस पसंद था, इसलिए मैं छुप छुप कर पी लेता था, और आपको बताता तो आप मना करती, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। तू मुझसे मांग लेता, मैं दे देती। चोरी करना बहुत बुरी बात होती है, आगे से मुझसे पूछ कर लियो। अगले दिन जब सोनम जूस बेचने जाती है, कई लोगों को उसका एप्पल का जूस बहुत अच्छा लगता है, और तभी सोनम की आंटी सुनीता वहाँ आती है जूस लेने के लिए, और वो जूस पीती है और कहती है, अरे वाह सोनम, तू तो बहुत ही अच्छा जूस बना लेती है। कहाँ से सीखा तूने इतना अच्छा जूस बनाना? मैं तो तेरे जूस की ना दीवानी हो गई हूँ। कुछ दिनों बाद ना मेरी बेटी की शादी है, मैं तुझे ना अभी से बोल रही हूँ, और तू वहाँ कर ना सबको जूस पिलाई हो। जी आंटी जी, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी दुकान अच्छे से चले। हाँ बेटा, तेरी दुकान बहुत ही अच्छी चलेगी, तू चिंता मत कर। तू जूस बहुत अच्छा बनाती है, चलेगी क्यों नहीं। कुछ दिनों में सोनम की एप्पल के जूस की दुकान चलने लग जाती है। सोनम अपनी सहेली वंदना के पैसे भी वापस कर देती है, और धीरज अब अच्छे से स्कूल में पढ़ने जाता है, और सोनम धीरे धीरे अमीर हो जाती है। अब उनके घर कोई परेशानी नहीं रहती, और सोनम अपनी एप्पल जूस की दुकान को भी बड़ा बना देती है।